अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाज़रीन, आज एक तरफ पीडीएम का सरबराही इजलास चलता रहा और दूसरी तरफ काबीना का इजलास। क्या क्या फैसले हुए दोनों इजलासों में आपके साथ प्रोग्राम में रखेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए सरगर्म हो चुका है। 3 कमेटियां तश्कील दी गई हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं और आए वोटिंग कानून पर अमल दरामद का भी मुतालबा किया है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे IMF से डील हो चुकी है। स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ा दी है। स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज शदीद मंदी देखने में आई है। बिजली की कीमतों में इजाफे के साथ साथ हर माह पेट्रोलियम लेवी में 4 रुपए बढ़ाने का ऐलान भी किया है। महंगाई आखिर कहां तक जाकर रुकेगी, इस हवाले से मुज़म्मिल इस्लाम साहब हमारे प्रोग्राम में होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है सहाफी तज्जियाकार जान और सहाफी तज्जियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज करूंगी, लेकिन आगाज करूंगी मैं ऑडियो क्लिप से। जो मुबैना ऑडियो क्लिप साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का सामने आया है, फॉरेंसिक भी उसके हवाले से हुआ है। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कल के प्रोग्राम में हमने काफी झोल जो इस वीडियो के अंदर आ रहे थे वो डिस्कस किए। हमने बताया किस तरह से मुख्तलिफ खिताबों से अल्फाज को उठाकर और एक ऑडियो क्लिप बनाया गया है। लेकिन आज जो फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आता है और उसमें ये पता चलता है कि ये ठीक है, यानी कहा गया है कि ये आवाज जो है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की ही है। लेकिन क्या इस फॉरेंसिक से ये प्रूव हुआ है कि जो ऑडियो है ये वाकई में कहीं एक जगह पर बैठकर बात की गई है और ये क्लिप्स अलग खिताबों से उठाकर जोड़े नहीं गए? इसमें जी बड़ी बारीक वारदात जो है वो डाली गई है। इसमें खेलने वाले ने एक जगह तो बड़े ब्लंडर्स कर दिए, दूसरी जगह वो खेलने वाला इस मामले में थोड़ा सा स्मार्ट खेलने की उसने कोशिश की है, लेकिन वो भी मामला एक्सपोज होने जा रहा है। वो मामला कैसे एक्सपोज होने जा रहा है? देखें, हमने ये तो कल बता दिया, सुहेल रशीद साहब ने भी बड़ी अच्छी इस पे रिपोर्ट बनाई और ये रिपोर्ट जो हमने कल अपने नाजरीन के सामने रखी कि जो ऑडियो क्लिप है ये तैयार किया गया है, उनकी जो स्पीच है उससे जुमले लेकर कांट छांट करके लगाए गए हैं। लेकिन फिर ये फॉरेंसिक पे क्यों इसरार किया जा रहा है कि जी वो रिपोर्ट दुरुस्त है? इसमें कुछ 6-7 सवालात ऐसे हैं जिस पे मेरी भी कुछ माहिरीन से बात हुई है, अमेरिका में मौजूद माहिरीन से बात हुई है। उसके बाद 6-7 ऐसे सवालात हैं कि वो फॉरेंसिक रिपोर्ट उसको भी बड़ा दचका लगा है। अच्छा, क्या है जी कि ये फॉरेंसिक रिपोर्ट जो ट्विटर पे जारी की जा रही है मुख्तलिफ सहाफियों की जानिब से और सियासी लोगों की जानिब से, ये टेम्पलेट्स इसके सिर्फ क्यों शेयर किए जा रहे हैं? ये फॉरेंसिक रिपोर्ट मुकम्मल क्यों नहीं शेयर की जा रही? इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के जो आमतौर पे 10 से 12 पेजेस होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इसके सिर्फ 5 या 6 सतरें क्यों शेयर की जा रही हैं? उन शेयर की गई 5 या 6 सत्रों में पॉइंट्स में पीसेस में शेयर हो रहा है। जस्टिस साकिब निसार का नाम कहां पर लिखा हुआ है? इस बात का क्या सबूत है कि वो ऑडियो टेप जो इस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजी गई है वो जस्टिस साकिब निसार का वो ऑडियो क्लिप है जो एक वेबसाइट ने जारी किया है? क्योंकि इन्हें इस बात का शायद अंदाजा है कि उन ममालिक में एक जो राजदारी का जो मामला होता है क्लाइंट की, कि कोई भी जाकर उस इदारे से पूछे तो वो नहीं बताएगा क्योंकि एग्रीमेंट होता है क्लाइंट का उनका। फिर ये भी पता चले कि ये जो परफॉर्मा फिल किया गया था वो किसके नाम से हुआ है, कौन इदारा था इसके पीछे, उसकी फंडिंग किसने की है, क्योंकि ये तो $2,000 से $2,500 लगते हैं इस पे कराने के लिए। तो इस पे इस बात का क्या सबूत है कि जो एक शख्स का सवाल बीच में डाला गया जिसकी पेस ही नहीं बनती जस्टिस साकिब निसार की बात करने की पेस से, तो ये क्लिप वही क्लिप है जिसमें ये शख्स सवाल कर रहा है, जो कह रहा है कि जी उनकी बेटी को सजा नहीं देनी चाहिए थी। तो वो पॉइंट्स, उन पॉइंट्स में कहीं जस्टिस साकिब निसार का नाम नहीं आ रहा, यह सवालिया निशान है। फिर एक और मामला कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, आमतौर पे जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आती हैं उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट का नाम सामने आता है, उसके सिग्नेचर सामने आते हैं। अगर इतनी ऑथेंटिक रिपोर्ट है, इसमें कोई झोल नहीं है, इसमें कोई साजिश नहीं है, इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है,
تو ساری کی ساری رپورٹ میں جس طرح اینڈ پہ فرانزک جو ایکسپرٹ ہے اس کے سگنیچر آتے ہیں وہ کیوں نہیں ہے, اس کا نام کیوں نہیں ہے, جسٹس ثاقب نثار کا نام کسی ایک بھی سطر میں کیوں نظر نہیں آ رہا. پھر جو فرانزک میں جس سے متعلق ہوتا ہے, کیونکہ اس سے متعلق نام ہوتا ہے, اس فرانزک رپورٹ میں اس نے بتانا ہوتا ہے جی ہاں یہ اسی کی آواز ہے. اب ایک گمنام سے فرانزک رپورٹ تو نہیں ہو سکتی, تو جس شخص سے متعلق بھی کسی چیز کا فرانزک ہوتا ہے تو اس شخص کا نام ہونا بہت ضروری ہے. یہ وہ سوالات ہیں. پھر ایک اور بات, اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ آڈیو کلپ کتنے منٹ کا ان کو بھجوایا گیا ہے؟ اس بات کا بھی امکان ہے اگر انہوں نے یہ جسٹس ثاقب نثار کا ہی کلپ بھجوایا ہے تو ان کی ایز اٹ از کوئی آڈیو اٹھا کے جو کہ مکمل کسی سیکوینس میں یوٹیوب پہ پڑی ہو, فیس بک پہ پڑی ہو یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ پڑی ہو, اٹھا کے دے دی ہو. اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس کا آڈٹ کروا کر اور کہہ دیا جائے جی اس میں تو میں تو سوال اٹھا رہا ہوں کہ ان کا نام کیوں نہیں سامنے آ رہا اس فرانزک رپورٹ میں, مکمل فرانزک رپورٹ کیوں سامنے نہیں آ رہی, فرانزک کرنے والے شخص کا نام سامنے کیوں نہیں آ رہا, اس کے سگنیچر سامنے کیوں نہیں آ رہے, جس شخص سے متعلق فرانزک ہے وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا, اس کا نام سامنے کیوں نہیں آ رہا, کتنے منٹ کا دورانیہ وہ کیوں نہیں سامنے آ رہا. وہ تو آپ نے ٹویٹر پہ چند گراف جو ہیں وہ جاری کر کے بتا دیا, وہ آڈیو کے وہ چند گرافز آپ نے جاری کر کے بتا دیا جی یہ فرانزک رپورٹ ہے. وہ کس سے متعلق ہے, کس کی آڈیو ہے, اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ اسی آڈیو ٹیپ سے متعلق ہے. یہ وہ سوالات ہیں جنہوں نے اس کو مشکوک بنا دیا ہے. یہ چیز تو کل واضح ہو گئی تھی کہ یہ اٹھائی گئی ہے یوٹیوب سے اور دیگر جو فورم سے ان کی تقریریں اٹھا کر ان کو, لیکن فرانزک ہوا. آج یہ ان سوالات نے اس فرانزک کی, یہ جو فرانزک 2 دن سے لگائی ہوئی ہے کہ جی فرانزک رپورٹ میں یہ آ گیا ہے, لیکن اس پہ بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے عوام کو. اس میں بھی کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو جو کہ فورنزک کر سکے تو پھر اس پر وہ ریلائبل. اصل بات یہ ہے یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بھی فرانزک کروا لیں, یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے کو جسٹ پولیٹیسائز کرنا ہے. مقصد یہ ہے, آج پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی, آج صدیق جان صاحب سے بھی بات کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی آج اس پہ بات ہوئی ہے, اس معاملے کو سیاسی فورم پر اٹھانے کا انہوں نے بھرپور طریقے سے فیصلہ کیا ہے. تو صدیق جان صاحب آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں نا, کتنے کامیاب ہو جائیں گے. صدیق آج تو نواز شریف صاحب پھٹ پڑے اور کہہ رہے ہیں اب تو کوئی شک ہی نہیں رہ گیا کہ جو سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ پراپر پلاننگ کے ساتھ, منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا ہے. تو آج پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں اس مبینہ آڈیو کلپ کے حوالے سے کیا ڈسکشن رہی ہے؟ ماریا ان کے پھٹنے کی وجہ کچھ اور تھی, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج عدیل بڑائی صاحب کو یہ جو سنا ہے میں نے اتنا انجوائے کیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سپریم کورٹ کے کسی جج صاحب نے جن کے پاس یہ معاملہ جانا ہے یا ہائی کورٹ کے جج صاحب کے پاس یہ جانا ہے, انہوں نے سن لیا عدیل بڑائی صاحب کو, تو بطور ایکسپرٹ ان کو وہاں پہ جو ہے وہ طلب کر لیا جائے گا کہ آپ آ کے عدالتی معاون کے طور پہ عدالت کو اسسٹ کریں. جیسے شریف خاندان آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کرنے کا ایکسپرٹ بن چکا ہے, عدیل بڑائی صاحب اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کے ایکسپرٹ بن چکے ہیں. تو بڑا اچھا زبردست انہوں نے جو ہے وہ پوائنٹس اٹھائے ہیں, اور یہ پوائنٹس کم از کم میں نے پہلے جو ہے وہ کہیں نہیں دیکھے. اچھا اب یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف کے پھٹنے کی وجہ ہے, وہ پھٹنے کی وجہ ان کی فرسٹریشن ہے. فرسٹریشن یہ ہے کہ انہوں نے جو مس کال کی تھی, جو انہوں نے میسیجز کیے تھے, جو انہوں نے ایک محبت بھرا خط لکھا تھا, جو انہوں نے معافی نامہ بھیجا تھا, اس کے جواب میں انہی کا بھیجا گیا خط جو ہے وہ اس کو پھاڑ کے اور بھیج دیا گیا واپس. اور وہ ایک اس طرح کا شعر بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ میرے خط کا جواب آیا, جب کھول کے دیکھا تو میرے خط کے ٹکڑے تھے اس میں, تو اگلوں نے خط پھاڑ کے نا اور واپس بھیج دیا, وہی آیا واپس. تو فرسٹریشن یہ ہے, چیخنا چلانا اس وجہ سے ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 7 دن میں دیکھنا آپ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. ان کے ساتھ پچھلے 7-8 روز میں یہ ہوا, پہلے رانا شمیم کا بیان الفی آیا, اس کا آپ کو پتہ ہے سارا کچا چٹا کھل کے سامنے آ گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جوائنٹ سیشن میں ان کو دھچکا لگا. پھر ان کو جو ایک اور ان کے ساتھ ہوا وہ ہوا جو انہوں نے جو جوائنٹ سیشن کے بعد سینٹ میں بھی ان کو شکست ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ ایک اور آڈیو آئی, اس میں بھی شکست ہوئی. ایک اور ان کے ساتھ ابھی بجلی باندھ کے ان کے اوپر خبر گری, اس کے اوپر آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز ہے, وہ جس طرح سے آپ ذرا امیجن کریں نا کہ آپ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور خدا نہ خواستہ آپ کو کسی ایسی سب سے بری خبر آپ کو وہاں پہ سنا دی جائے تو کیا ریئیکشن ہوگا. کوئی بہت بڑی کوئی کسی کی موت کی خبر سنا دی جائے جو آپ کا بڑا ہی خدا نہ خواستہ پیارا ہو. یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کا بہت پیارا تھا, وہاں سے جو پریس ریلیز آئی ہے وہ ان کے لیے ان کے اوپر بجلی باندھ کے گری ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ
इन्होंने अगले चंद महीने शोर डालना था, सियासत करनी थी, उन्होंने उस पे वो कमेटियां बना दी, इस पे हम आगे जाके बात भी करेंगे। सभा फट गया, उस पर आगे चल के बात करते हैं इसकी वजूहत क्या हो सकती है। लेकिन एक चीज आप इंटरेस्टिंग देखें, 3 बड़ी चीजें उन्होंने की। पहले इन्होंने क्या की, जज अरशद मलिक साहब की ऑडियोज और वीडियो जारी की। जब एफआईए ने नोटिस किया और कहा कि जी हमें दें ये ऑडियोज और वीडियोज, तो क्या कहा गया कि वो नासिर भट्ट के लैपटॉप में थी और नासिर भट्ट लेके लंदन चले गए, फरार हो गए, वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। उसके बाद क्या होता है, राना शमीम का बयान एलपी वो भी लंदन में नोटराइज कराया जाता है, लंदन में मौजूद है, मीडिया में इस्तेमाल किया गया, तो वजह भी सामने आ गई। हाँ, मीडिया में इस्तेमाल किया गया, अदालती फोरम पे नहीं लेके गए। अब तीसरी ऑडियो वो अमेरिका से आती है, वो भी अदालत में पेश नहीं की जाती। देखें, एक तो जो चीजें भी आ रही हैं वो पाकिस्तान से बाहर से आ रही हैं, उनका तल्लुक पाकिस्तान के बाहर से है, और वो किसी अदालती फोरम पे भी ये नहीं रख रहे। तो वजह सिर्फ वही है, इनको पता है कि अगर ये ऑडियोज लेकर जाते हैं, ये अहमद नूरानी की ऑडियोज अगर ये अदालत में लेकर जाएंगे, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे, इनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी, और इसलिए ये उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सदीक जान साहब, शाहिद शाहिद खान खान अब्बासी अब्बासी, बिल्कुल शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी इसी हवाले से मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू भी की। वो इस मुबैना ऑडियो क्लिप के हवाले से क्या कह रहे थे, नाज़रीन जरा ये सुने। जो चीफ जस्टिस ने सजा दिलवाई, अदालत में मुदाखलत करके नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज को, तो कम से कम सजा तो खत्म करें। कानूनी चाराजोई करने का ऐलान भी कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून करती हुई नजर आ रही है, और ये भी कह रही है कि जो सजा है नवाज शरीफ पर और उनकी बेटी पर, उसको भी खत्म किया यानी जाए। वो मिनिमम रिलीफ मांग रहे हैं, इस पे कम से कम सजा तो खत्म करें। देखें, माजी में हमारे सामने मिसाल वही है जिस पे हम मुसलसल बात करते हैं प्रोग्राम में, वो है मलिक कयूम साहब की ऑडियोज। पीपल्स पार्टी लेके गई थी, एतजाज हसन साहब लेके गए थे। ओ भाई, ले जाना आप ये ऑडियोज, आप ये चीजें ले जाना अदालत के अंदर। आप तो अदालत के अंदर लेके ही नहीं जाते, क्योंकि आपका मकसद इसको प्रोपिगेट करना है। अब मुझे एक बात बताएं, वो जो एक तबका जो ट्विटर पे संभाला नहीं जा रहा और जो टीवी चैनल्स पे बैठ के संभाला नहीं जा रहा, कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब को एक जाली मुबैना ऑडियो पे तो जवाब देना चाहिए, लेकिन 3 बार का वज़ीर आज़म जो है वो अपनी असली जायदादों का जवाब ना दे, उससे जवाब नहीं मांगा जा सकता जो आवाम के टैक्स के पैसों से उसको तो स्टांस ही ना कि सजा जो है वो प्लानिंग के तहत दी गई है, केस हमारा ठीक था। देखें, एक काम ये करें, ये और किसी अदालत को ना दें, किसी अपने हामी को ही कोई चीज दे देना, उस वो रसीदें दिखा दे। मामला तो एक मामला है, वो है रसीदों का। 3 सवाल हैं, पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे और वहां लगाए कैसे, रसीदें दिखा दें, वो इनके पास नहीं है। दुनिया जहान की बात करेंगे, पाकिस्तान बनने से लेके और आगे अगले 15 साल में पाकिस्तान के साथ क्या होना है, सब चीजों पर बात करेंगे। अगर नहीं बात करेंगे तो अपने सबूतों पे बात नहीं करेंगे, अपने केस पे बात नहीं करेंगे, और यही वजह है। इनसे पूछो कुछ, जवाब कुछ देते हैं। इनसे पूछो ये रसीदें कहां पे हैं, जी हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी थी, ये क्या हुआ, हमने इतने पैसे बचा लिए थे। और भाई असल सवाल का जवाब दें, आपने यहां से पैसे भिजवाए कैसे, वहां खरीदे कैसे, इसका जवाब नहीं। और इसके साथ साथ जो ऑडियो क्लिप और जो बयान हल्फी सामने आ रहे हैं, उसको नून लीग कब अदालतों में लेकर जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। और उसके साथ साथ जो सवालात उठ रहे हैं मुबैना ऑडियो क्लिप के ऊपर, वो किस तरह से एक इंडिपेंडेंट इदारा उसको क्लियर करेगा, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, नाज़रीन बात करेंगे। IMF से मामला तो तय हो चुके हैं, लेकिन उसकी क्या आवाम को कीमत अदा करना पड़ेगी, जानेंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे मुज़म्मिल असलम साहब, साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर बैनुल वजारती राबता कमेटी कायम कर दी गई है और इस कमेटी के सरबराह विफाकी वजीर साइंस टेक्नोलॉजी हैं शिबली फराज साहब, वो होंगे। विफाकी वजीर आजम स्वाति साहब, मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी बनाई गई है, अब इलेक्शन कमीशन आगे फर्दर प्रोसीड करेगा क्योंकि बिल जो है वो पास हो चुका है। अदील, ये बताइएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से बिल तो पास हुए लेकिन बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि क्या इलेक्शन कमीशन इसको इंप्लीमेंट करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत ज्यादा है, इसमें पायलट टेस्टिंग भी आ जाती है, तमाम चीजें। तो क्या अब हम एक्सपेक्ट करें कि अगले जनरल इलेक्शंस 2023 के क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर होंगे? इलेक्शन कमीशन तमाम मरहला अच्छे से टाइम पर कंप्लीट कर पाएगी? देखें, बैनुल वजारती कमेटी एक खबर है, लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने 3 कमेटियां बना दी हैं। अच्छा। और एक ऐसे वक्त में 3 कमेटियां बना दी हैं जब पीडीएम का सारा बयानिया इस वक्त ये है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो इतराजात कर रहा है और ये लेजिस्लेशन जबरदस्ती कर रहे हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई आज कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 कमेटियां बना दी हैं और आज इलेक्शन कमीशन की सीरियसनेस इसमें नजर आ रही है। कैसे नजर आ रही है? कोई एक कमेटी बनाकर इस मामले को ये नहीं है कि बस दिखावे के लिए चला रहे हैं। एक कमेटी जो है जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में बनी है और इसमें टेक्निकल टीम के लोग भी हैं, वो इस सारे टेक्निकल मामले को देखेगी। इसकी जितनी भी टेक्निकल फिजिबिलिटी, ज़ाहिर इंप्लीमेंट तो उन्होंने करना है। तो जो पहले पॉइंट्स आए थे वो टेक्निकल टीम ने दिए थे, वो देखें, उस पर इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपने हमें कमेटी में बुलाया, हमसे पूछा, हमने इंडिपेंडेंटली अपनी वो जो ऑब्जर्वेशन दे दी। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसमें वो रेजिस्टेंस के तौर पे जरूर देखा गया सारे मामले को। लेकिन आज की देखें बड़ी डेवलपमेंट ये है, एक कमेटी बना दी गई टेक्निकल टीम के हवाले से, दूसरी कमेटी बना दी गई कि इस पे अखराजात कितने आने हैं, वो एडमिन से रिलेटेड सारी चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन से और फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीजें हैं। एक कमेटी बना दी गई डीजी लॉ की सरबराही में, जिसने जो इंटरनेट वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को चूंकि इंप्लीमेंट करने के हवाले से जो कानूनी तकाजे हैं उसका जायजा लेना है। अगरचे इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है जी कि ठीक है हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा ये डेवलपमेंट इसलिए है कि अब अपोजिशन क्या कहेगी। इलेक्शन कमीशन तो इसका जायजा लेने बैठ गया है। इलेक्शन कमीशन तो उसकी जो एक रिपोर्ट होगी रियलिस्टिक होगी, उसमें ठीक है टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उसमें दीगर टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन फिर अब क्या अपोजिशन इंतजार करेगी कि कब ये कमेटियां अपनी रिपोर्ट देंगी? क्योंकि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इसलिए है कि कानून बना, ये तवक्को की जा रही थी कि कानून बनने के बाद जब सदर मुमलिकत उस पर दस्तखत कर देंगे, कानून की कॉपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएगी, तो बहुत से लोग ये इस बात का इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन कहेगा हम तो इसको मानते ही नहीं है। ये ऐसी तो बात ही नहीं हुई। 3 कमेटियां बन गई और इन 3 कमेटियों के हवाले से मैं समझता हूं कि ये एक पॉजिटिव पेशरफ्त है, इंटरनेट वोटिंग के हवाले से भी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के हवाले से भी। लेकिन इसमें जाहिर है बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी सामने। ये नहीं मैं कह रहा कि जी ये कमेटी बन जाने का मतलब है कि ईवीएम आ गया है। इसमें बहुत सारी चीजें, उनकी जो तहफुजात हैं वो इसमें सामने आएंगे, लेकिन कानून पे बराह रास्त तनकीद कर देना बगैर कोई सोचे समझे, ये कोई दानिशमंदाना काम बिल्कुल नहीं था। ये एक मैच्योर फैसला नजर आता है कि वो इस मामले पे सीरियसली कुछ करना चाहते हैं। ठीक है सिद्दीक, तासुर दिया जा रहा था कि शायद इलेक्शन कमीशन और ऑपोजिशन यानी कि पीडीएम एक पेज पर है क्योंकि उसी बयानिए को प्रमोट किया जा रहा था, और दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के मामलात आपस में ठीक नजर नहीं आ रहे थे। तो क्या अब हम ये समझ लें कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत अब एक पेज पर है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर एक पेज पर आज नजर आए हैं और लगता यह है कि पीडीएम और इलेक्शन कमीशन का जो एक सफ़ा था वो फट गया है। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों का उनको वोट का हक मिल गया तो फिर कंपनी यही चलेगी और फिर 2023 में इमरान खान ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे, इसमें कोई दूसरी फिर राय नहीं है। अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया गया, अभी तक क्योंकि अदील बड़ाई साहब हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं नेगेटिव सोचता हूँ। मुझे अभी भी ये लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन की कोई बड़ी गेम है और इसकी वजूहात ये हो सकती हैं
کہ الیکشن کمیشن, کیونکہ یہ معاملہ عدالتوں میں کسی نہ کسی طرح سے جانا ہے, وہاں الیکشن کمیشن اپنا کنڈکٹ بتائے گا کہ دیکھیں ہم تو بڑے سیریس ہیں اس کو لانے میں. لیکن یہ معاملہ تو عدالت میں نہیں جا سکتا کیونکہ ای وی ایم کا بل تو پاس ہو چکا ہے. دیکھیں ابھی اپوزیشن کہہ رہی ہے نا کہ انہوں نے اس بل کو چیلنج, اس کو قانون سازی کو چیلنج کرنا ہے, اس پہ بھی کل بات کر لیں گے کہ کیا کیا چیزیں یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. لیکن ایک اور بھی اس میں بڑی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پہ اس وقت بہت بڑے سوالات اٹھے ہیں. ایک سکینڈل سامنے آیا ہے جو سرور باری صاحب اور ان لوگوں نے جو فافن کے ساتھ کام کرتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے بیرونی فنڈڈ ادارے جو ہے وہ پیسہ خرچ کر رہے تھے الیکشن کمیشن کے افسران کے اوپر, ان کے اخراجات برداشت کر رہے تھے, ان کے ٹریولنگ کے, ان کی رہائشوں کے. یہ بہت بڑا سکینڈل ہے. اس پریس ریلیز کی وجہ اس کے پیچھے وہ اس سے توجہ ہٹانا بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پریس ریلیز جو ہے ٹھیک ہے وزیر اعظم آفس کے سامنے جو عمارت ہے وہاں سے تازہ ہوا کا جھونکا عمران خان کے لیے, اور پی ڈی ایم پہ آج بجلی بن کے گری ہوگی. اور یہ جو سکینڈل کی آپ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سے بھی کل پروگرام میں ناظرین بات کریں گے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. بس